क्या करूँ शालू बहना, तुमने तो अपनी सहेलियों से मेरा परिचय करवाया ही नहीं, तो सोचा मैं खुद ही परिचय कर लूँ। सुमित भैया ने अपनी चिर परिचित आवाज़ में कहा तो मैं उन्हें घूरते हुए बोली, ज़रूरी है क्या जो मैं अपनी हर सहेली का आपसे परिचय कराऊं? मेरे चिढ़ने का उन पर कुछ खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से वह उठ गए और जाते जाते मेरी सहेलियों से कहने लगे, भाई आप लोगों ने कुछ नाश्ता पानी किया या नहीं? रुकिए, मैं ही कुछ आप लोगों के लिए भिजवाता हूँ। इसने तो अब तक आप लोगों को कुछ खिलाया नहीं होगा। मुझे पता था कि भिजवाना क्या था, वह नाश्ते की 2-4 प्लेटें लेकर खुद हाजिर हो जाएंगे। इसी बहाने इसी बहाने इन चंचल तितलियों के पास पहुंचने का उन्हें एक और मौका जो मिल जाएगा। सुमित भैया के वहाँ से उठते ही मैंने अपनी सहेलियों से कहा, देखो तुम सब इनकी बातों में मत आना। यह बस ऐसे ही हैं, जहाँ लड़कियों को देखते हैं आगे पीछे मंडराने लगते हैं। कैसी बहन है तू जो अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कह रही है? मेरी सहेली महिमा ने कहा। तो मैंने कहा, वे बड़े भाई हैं तो तुम लोग भी मेरी सहेलियां हो, किसी फालतू चक्कर में ना पड़ जाओ, इसलिए तुम्हें सावधान करे दे रही हूँ। मैं उन सबको लेकर बाहर लॉन में आ गई ताकि सुमित भैया नाश्ते की प्लेट के साथ आकर फिर ना जम जाए। हम लॉन में खड़े बातें कर रहे थे कि तभी एक चाबी का गुच्छा हमारे पास आकर गिरा। किसकी चाबी है यह? यहाँ कहाँ से आ गई? डॉली ने चाबी का गुच्छा उठाया तो हम आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगे। अरे ये गुच्छा तो मेरा है। अच्छा हुआ आप अरे ये गुच्छा तो मेरा है। अच्छा हुआ आपको मिल गया, वरना तो मैं ढूंढता ही रह जाता। कहते हुए सुमित भैया ने चाबी का गुच्छा डॉली के हाथ से लिया और झुककर उसका शुक्रिया अदा किया, मानो उसने घास में से सुई ढूंढकर उन्हें दी हो। सुमित भैया हमसे कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े थे। वहाँ से चाबी हम तक गिरकर आई थी या फेंकने में आई होगी, ये समझने में हमें देर नहीं लगी। मेरी सहेलियों तक पहुँचने की उनकी इस कोशिश पर मैं चिढ़ी तो बहुत, पर मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। डॉली को जब मैंने चोरी चोरी सुमित भैया की ओर देखते पाया तो बोल ही पड़ी, ए डॉली देख, तू बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। उनकी आदत मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि हर एक लड़की के पीछे वह ऐसे ही पड़े रहते हैं। डॉली ने अपनी खिसियाहट छिपाते हुए कहा, हट पगली, ऐसा कुछ थोड़े ही है। सुमित भैया को मैं बहुत पसंद करती थी, पर उनकी इसी टाइम पास आदत की वजह से हमेशा उनसे मेरा झगड़ा हुआ करता था। लड़कियां उनकी कमज़ोरी बनती जा रही थी। लड़कियों पर अपना प्रभाव डालना उन्हें अच्छा लगता, और जब देखती कि कोई लड़की उनकी ओर आकर्षित हो गई है या उनसे सचमुच प्यार करने लगी है तो फिर उससे कन्नी काटना शुरू कर देते और ऐसा व्यवहार करने लगते जैसे उसमें उनकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी पिछले महीने ही हम सुमित भैया की सुप्रिया दीदी की ननद की शादी में गए थे। वहाँ चारों तरफ सुमित भैया ही छाए हुए थे। एक तो भाभी के भाई होने का रिश्ता, दूसरे इतने हैंडसम और वाकपटू। शादी की जिम्मेदारियां भी उन्होंने खूब संभाली थी। इन सब के बीच भी सुमित भैया की निगाहें लगातार तलाश में थी कि अपने फुर्सत के पल किन जुल्फ़ों के साए में बैठकर बिताए कि सारी थकान मिट जाए। उनकी यह तलाश जल्दी ही दीदी की चचेरी ननद सारिका ने पूरी कर दी। मैंने जब बार बार सारिका और सुमित भैया को एक साथ उठते बैठते देखा तो समझ गई कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सारिका की आंखें तो आंसुओं से भीगी रहेगी, पर सुमित भैया यहाँ से निकलते ही सारिका का नाम भी भूल जाएंगे। लड़की होने के कारण मैं लड़कियों की भावुकता से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए अनजाने में ही हर लड़की को सुमित भैया के इस टाइम पास से मिलने वाली काल्पनिक पीड़ा से बचाने का मैंने बीड़ा सा उठा लिया था। और इसी हकीकत को जब मैंने सारिका को बताने की कोशिश की तब तक उसकी आंखों में सुमित भैया के सपने तैरने लगे थे। कल कौन सा रंग का सूट पहनेंगी आप? सुमित भैया ने जब धीरे से सारिका से पूछा तो उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया। सारिका कुछ कहती उससे पहले मैं बोल पड़ी, सारिका प्लीज़, ये जो रंग पहनने की सलाह दे रहे हैं तुम उसे हरगिज़ मत पहनना। क्यों? क्या इनकी पसंद इतनी ख़राब है? खा जाने वाली नज़रों से सारिका ने मुझे देखा। शायद उसे लगा कि सुमित भैया की उसमें दिलचस्पी मुझे पसंद नहीं आ रही। अब मैं कैसे उसे बताती कि वह तो यहाँ से जाते ही तुझे भूल जाएंगे, और तू
उनकी चॉइस पर आंसू बहाती रह जाएगी। पूरी शादी सुमित भैया और सारिका जहाँ भी दिखते साथ ही दिखते। एक बार फिर जी में आया कि सारिका को सुमित भैया के बारे में बता दूं कि वह उसे लेकर गंभीर नहीं हो सकते, पर सारिका की कही बात याद आई तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। और वही हुआ। वापसी के लिए हम प्लेटफॉर्म पर बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी सुमित भैया बोले, शालू, शादी वाले दिन सारिका अपने आप को मिस वर्ल्ड से कम नहीं समझ रही थी। मैंने तो उसे हंसी में येलो कलर का सूट पहनने को कह दिया था, और जब वह पहनकर मुझसे पूछने आई कि कैसी लग रही हूँ तो मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। मन में तो आया कह दूं कि बिल्कुल वैसी जैसी सरसों के खेत में भैंस, पर बड़ी मुश्किल से मन मारकर उसकी तारीफ में कुछ कहना पड़ा। क्यों करते हैं आप ऐसा सुमित भैया? उसको कितना दुख हो रहा होगा, ये कभी सोचा है आपने? देखा था कैसी लाल आंखें हो गई थी उसकी रो रो कर। वह तो सोच रही होगी कि आप उसे दिलो जान से चाहते हैं, और आप? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा उससे कि मैं उसे चाहता हूँ। अब कोई ज़बरदस्ती समझ बैठे तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। देख शालू, लड़कियां तो चाहती ही यही हैं। देखिए, सभी लड़कियों को तराजू की एक पलड़े पर रख कर मत तौलिए, और ना ही सब लड़कियां सारिका जैसी बेवकूफ़ होती हैं। मैं गुस्से से भन कर बोली, भैया यदि आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो मैं मामा जी से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, पापा से? तो घर पहुंचकर तो मेरी बात बताएगी, पर मुझे तो यही बता कि वह सामने वाली लड़की अच्छी लग रही है ना? मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने से सचमुच एक सुंदर सी लड़की कंधे पर ट्रैवलिंग बैग लटकाए हमारी ओर ही बढ़ी आ रही थी। मैं फिर सुमित भैया पर बरसती कि तभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हम अपना सामान लेकर चढ़ गए। अपना सामान ठीक करने रखने के बाद जब मैंने सही यात्रियों पर नज़र डाली तो मुंह से निकल पड़ा, हो गया कल्याण। वह लड़की हमारे सामने वाले सीट पर बैठी थी। अब आपका रास्ता बहुत अच्छी तरह कटेगा। मैंने सुमित भैया से जब ये कहा तो वह ज़ोर से हंस पड़े। लगता है आपको पहले कहीं देखा है। आप दिल्ली में तो नहीं रहती? सुमित भैया ने इस तरह बातों का सिलसिला चलाने के लिए तुक्का फेंका। हाँ, रहती तो वहीं हूँ, पर मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ, उसने बड़ी शालीनता से कहा। तुक्का लग गया। दिल्ली की ट्रेन में ज़्यादा लोग तो वहीं जाने वाले होंगे ना। मुझसे नहीं रहा गया तो मैं बोल पड़ी, क्या तुक्का लग गया? वह लड़की झट से पूछ बैठी, ये मेरी छोटी बहन है। बड़ों की बातों में बंदरिया जैसे कूद पड़ने की इसकी आदत है। बिल्कुल शांत मुद्रा में उन्होंने कहा तो वह लड़की भी हंस पड़ी। बंदर की बहन बंदरिया ही तो होगी, कहकर फिर लेट गई। रास्ते भर सुमित भैया के तुक्के लगते रहे और उनका प्रभाव उस लड़की पर पड़ता गया। दिल्ली में ट्रेन से उतरते समय उसने अपने पता और फ़ोन नंबर भी सुमित भैया को पकड़ा दिया, जिसे प्लेटफॉर्म से बाहर आते ही उन्होंने फाड़कर फेंक दिया। घर पहुंचने पर मैं जब मामी से मिली तो बोली, मामी आप सुमित भैया की शादी क्यों नहीं कर रही हैं? जहाँ लड़की देखते हैं बस पीछे ही लग जाते हैं। भाभी आएगी तो लगाम खींच कर रखेगी। हाँ शालू, कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, अब तो हम भी उसकी शादी करना चाहते हैं। उन्हें तो हर लड़की अच्छी लग जाती है, किसी से भी कर दीजिए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से मेरी चोटी खींचकर सुमित भैया बोले, चुगलखोर, चुगली कर रही है मेरी? मामी सच कहती हूँ, अभी तो भैया लड़की के पीछे लगते हैं। कभी कोई लड़की इनके पीछे पड़ गई ना तो गले में बांधे घूमना पड़ेगा। मेरे पीछे पड़कर कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कहता हुआ सुमित माँ की नज़रों से बचकर जाने लगा, लेकिन शालू तपाक से बोली, वह तो तभी पता चलेगा। हमारा झगड़ा बढ़ता देख मामी बीच में बोल पड़ी, अरे बेटा, ये सब तो आजकल के लड़कों का टाइम पास होता है, इसके लिए इतना हो हल्ला क्यों कर रही हो? हाँ मामी, लड़कियों का दिल टूटता है तो टूटे, भैया का टाइम पास तो अच्छा हो जाता है ना। मैं गुस्से में पैर पटकते वहाँ से उठ गई। पीछे से सुमित भैया के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई देती रही। कुछ दिन बाद मेरी बुआ की लड़की की शादी पड़ी। लड़के वाले मेरठ के थे, इसलिए बुआ का परिवार लखनऊ से एक हफ्ते पहले ही मेरठ आकर होटल वेलकम में ठहर गया और शादी की तैयारियां होने लगी। शादी का कार्ड मामा के यहाँ भी गया और सुमित भैया को खास कर शादी की व्यवस्था संभालने के लिए फूफा जी ने बुलाया था। बुआ के देवर जी का भी पूरा परिवार साथ में आ गया था।
उनकी इकलौती लड़की अनु भी आई थी। काम धाम से खाली होकर रात में जब हम सब गाने या बातचीत के लिए बैठते तो उस समय सुमित भैया का जगह ढूंढकर अनु के बगल में जाकर बैठना मेरी नज़र से बच नहीं पाया। और एक दिन जब शाम तक सुमित भैया होटल में नहीं आए तो अनु ने मुझसे पूछा, शालू आज तेरे सुमित भैया नहीं आएंगे क्या? क्यों, कोई काम था? मैंने पैनी नज़र उस पर गड़ाते हुए पूछा। नहीं, काम नहीं था, वो रोज़ आते थे, आज नहीं दिखे तो पूछ लिया। बैठे होंगे किसी गर्लफ्रेंड के साथ, यहाँ की याद नहीं आई होगी, मैंने लापरवाही से कहा। मेरा इरादा था बस अनु को उनकी आदत से अवगत कराना। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं क्या? कुछ देर की खामोशी के बाद सर्द आवाज़ में अनु ने पूछा। हाँ, गर्ल तो बहुत सी हैं, पर वे फ्रेंड भी हैं या नहीं मैं नहीं जानती। इसके बाद अनु की आंखों में मैंने जो कुछ देखा उससे एक अनजाना सा डर लगा मुझे। उसके बाद मैं दीदी के साथ शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने में इतनी व्यस्त हो गई कि उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। एक बार बीच में फिर सुमित भैया से झगड़ने का मौका पा गई तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? किसके पीछे? अनु के। अच्छा, वह पगली? अनु नाम है उसका? पूरी मूर्ख दिखती है, बेवकूफ़ है, पगली है, फिर भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। बेवकूफ़ है तो क्या है, तो खूबसूरत। कौन सा मुझे उसके साथ शादी करके घर बसाना है? वैसे वह है कहाँ? उसे बातों के छलने में घुमाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। कहते हुए सुमित भैया उसकी ही खोज में निकल पड़े। मोनिका दीदी की शादी हो गई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गई थी, इसलिए मैं भी सब कुछ भूलकर पढ़ाई में लग गई। मामा के यहाँ आना जाना भी बंद था, इसलिए सुमित भैया से भी मुलाकात बहुत कम हो पाती थी। तभी अचानक एक दिन मेरठ से बुआ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, भैया अनु की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ में शालू को भी लेते आइएगा तो अच्छा रहेगा। अनु की तबीयत ख़राब है तो मुझे क्यों इस तरह अचानक बुला रहे हैं, और साथ में शालू को भी? मम्मी पापा को बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बार बार पूछने पर भी बुआ फ़ोन पर कुछ नहीं बता पा रही थी और हमें मेरठ ही बुला रही थी। माँ पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर अनु बीमार है और मुझे बुलाया है, ये सुनकर लगा था कि कनेक्शन कहीं ना कहीं सुमित भैया से जुड़े हैं। मेरा शक सही निकला। हम वहाँ पहुँचे तो अनु बिस्तर पर पड़ी थी। बुआ ने बताया, मोनिका की शादी से वापस आने के बाद से ही इसकी ये हाल है। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मोनिका की याद आती होगी, बाद में डॉक्टर को दिखाना पड़ा तो उन्होंने डिप्रेशन बताया। एक दिन तो डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि इसने जान देने की भी कोशिश की थी। आखिर बात क्या है? माँ ने पूछा। कुछ तो कारण पता चला होगा, और फिर हम लोगों को यूँ अचानक क्यों बुलाया है? भाभी, अनु सुमित के लिए पागल हो गई है। इसकी बस एक ही रट है कि सुमित नहीं मिला तो जान दे दूंगी। इतने दिनों तक तो हम इसे समझाते रहे, पर जब पानी सिर से ऊपर हो गया और अनु ने जान देने की कोशिश की तो मजबूर होकर हमें आपको बुलाना पड़ा। देवर जी की यह इकलौती औलाद है, इसकी इस हालत से वो अपना धैर्य खो चुके हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप लोग ही कुछ कर सकते हैं, वरना कहीं अनर्थ ना हो जाए। माँ जानती थी कि सुमित भैया की हर सच्चाई मुझे पता होती है, इसलिए वह मुझे एक किनारे ले जाकर धीरे से पूछने लगी, ये क्या चक्कर है शालू? क्या सचमुच सुमित और अनु के बीच कुछ बात है? क्या सुमित भी चाहता है इसे? तुझे तो सच्चाई मालूम होगी। दूसरे दिन मैंने अनु को टटोलते हुए पूछा, यहाँ आने के बाद तुमने सुमित भैया से कभी फ़ोन पर बात की थी? हाँ, मैंने फ़ोन पर कई बार किया। शुरू में तो उन्होंने बात की, पर बाद में रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख देते हैं। मैंने उन्हें कई लेटर भी लिखे, पर एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। पता नहीं लेटर उन्हें मिले ही या नहीं, या वह जवाब ही नहीं देना चाहते। कहते कहते अनु की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। देखो अनु, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सुमित भैया की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम उन्हें कैसे चाहने लगी?
तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे। उनके बारे में सोचना छोड़ दो। उनके जैसे लड़के किसी से प्यार के काबिल नहीं, बस अपना टाइम पास करते हैं लड़कियों के साथ। अगर वे मुझसे प्यार नहीं करते थे तो क्यों बार बार मेरी तारीफ करते थे, मेरे पास आने का बहाना ढूंढते थे, मुझसे घंटों बातें करते थे, अपना फ़ोन नंबर दिया और लेटर लिखने को कहा। क्या यह सब उनके लिए टाइम पास था? हाँ अनु, हाँ, मैं सुमित भैया को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुझे प्यार नहीं करते। मैंने दिल कड़ा करके सच्चाई उससे कह ही डाली। प्यार नहीं करते हैं तो जाकर अपने सुमित भैया से कह देना कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, वे चाहे करे या ना करे। साथ में ये भी कह देना कि अनु ने उनके साथ टाइम पास नहीं किया है, बल्कि दिल से प्यार किया है और अब जीवन भर उनका इंतज़ार करूँगी। हाँ, यदि जुदाई बर्दाश्त ना कर पाई तो जहर पी लूँगी। अनु के तेवर और हालत माँ को बताई तो उनका चेहरा ही उतर गया। क्या करेंगे अब? एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं सुमित के लिए। यह अनु तो केवल देखने में ही सुंदर है, दिमाग कितना कम है ये हमसे छिपा है क्या? किसी तरह इंटर तक पढ़ाई की और अब घर बैठी है। शादी करवा दी तो मेरे सुमित की ज़िंदगी बर्बाद हुई, और ना करवाई तो लड़की ने कुछ कर लिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। माँ पापा की हालत देखने लायक थी, और जब अनु के मम्मी पापा ने उनके सामने हाथ जोड़कर बेटी के जान की भीख मांगी तो पापा शर्म से गड़ गए। अनु के पापा को गले से लगाते हुए उन्होंने सुमित भैया के पापा से बात करने और उन्हें शादी के लिए मनाने का पक्का वादा कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद मामा मामी को तो सांप सूंघ गया। इकलौते बेटे की शादी के सारे सपने बिखरने दिखने लगे। कोई और लड़की होती तो बात आई गई करने की भी कोशिश करते, पर मामा के सामने बहन बहनोई के मान सम्मान का सवाल था और पापा के सामने छोटी बहन के ससुराल का मामला था। आखिर मामा मामी तैयार हो गए। सुमित भैया को जब सारी बातें पता चली तो बौखला गए। ऐसे कोई भी लड़की मेरे पीछे पागल हो जाए तो मैं कैसे उससे शादी कर लूँ? मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं नहीं करूँगा उस पागल लड़की से शादी। बेटे, मैं चुप रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ देखता भी नहीं हूँ। तुम्हारी करामात मेरी नज़रों से छिपी नहीं है। मैंने कभी कुछ कहा नहीं आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हरकतों से मैं अनजान हूँ। पापा के इस गंभीर वाक्य से सुमित भैया की निगाहें जमीन में गड़ गई। मामी ने समझाया, देखो बेटा, अब हालात के साथ समझौता तो करना ही पड़ेगा। कहीं सचमुच उसने फिर से जहर खा लिया तो हम सब पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे और बदनामी भी कितनी होगी। देखने में तो अनु ठीक ठाक ही है, शादी के बाद पढ़ा लेंगे उसे आगे। दिमाग होगा तब ना पढ़ेगी आगे। सुमित भैया चिल्ला पड़े। दिमाग है या नहीं ये सब तब नहीं दिखा था क्या, जब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे? कान खोलकर सुन लो, ना चाहते हुए भी अब उस लड़की से तुम्हारी शादी कर देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है मेरे सामने। मामा बुरी तरह झल्लाते हुए उठ गए वहाँ से। शादी से बचने का कोई और रास्ता ना देखकर एक रात सुमित भैया घर ही छोड़कर चले गए। उनके इस तरह चले जाने का दुख मामा मामी की बर्दाश्त के काबिल ना था। पथराई आंखों से वे रोज़ बेटे के वापस आने या उसकी कुशलता का खबर पाने के इंतज़ार में रास्ता निहारते। लाख छिपाते छिपाते भी सुमित के घर छोड़कर चले जाने की खबर एक दिन अनु ने सुन ली और उसी रात उसने अपनी धमकी को सच में तब्दील कर दिया। फांसी के फंदे से झूलती अनु के हाथों से पुलिस को जो नोट मिला उसमें उसने साफ साफ शब्दों में सुमित भैया को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। उसके बाद से पुलिस सुमित भैया की तलाश में लग गई थी। मामा मामी अब यह सोचने लगे थे कि सुमित घर वापस न ही आए तो अच्छा हो, वरना पुलिस के हाथ लग गया तो ना जाने क्या हाल होगा उसका। अनु की मौत ने मेरे परिवार के रिश्तों को भी बिखेर दिया। फूफा जी और उनके परिवार वालों ने मम्मी पापा को दोषी ठहराते हुए कहा कि यदि आप लोग चाहते तो हमारी बेटी की जान बच सकती थी। फूफा जी ने बुआ से साफ कह दिया कि हमारी भतीजी की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे भैया भाभी व उनके रिश्तेदार हैं। उनसे तुम चाहो तो रिश्ता रखो, पर मेरा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है।
अनु की मौत जैसे दर्दनाक हादसे के बाद सभी बड़े बुजुर्गों ने अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतार दिया और मैं सोचने लगी कि काश किसी भी एक ने सुमित भैया को उनकी ऐसी आदतों के लिए रोका टोका या समझाया होता तो ना यूं अनु ने असमय मौत को गले लगाया होता और ना यूं हमारा परिवार बिखरता। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।